हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने किया था अशोक के बारे में और अशोक के वंशज के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। अशोक के लास्ट वंशज जो था वृहदर्थ था और वृहदर्थ की सेना में एक सेनापति था उसका जिसका नाम था पुष्यभूति शुंग। उसने क्या किया, उसने चिढ़ के, क्योंकि ये हमेशा बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की बातें करते थे, तो पुष्यभूति शुंग कट्टर ब्राह्मण था, वो थक चुका था बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के बारे में सुन के। तो उसने क्या किया, वृहदर्थ को मार दिया और वृहदर्थ को मारने के बाद उसने अपना वंश चलाया जिस वंश का नाम था शुंग वंश। और शुंग वंश के काल में ही मैंने बताया था विदेश से अटैक होना शुरू हो जाएंगे, विदेशी अटैकर भी हमारे इंडिया में आना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ हम अपने देसी राजा पढ़ेंगे और साथ साथ हम विदेशी उस टाइम पे कौन कौन से विदेशी अटैक कर रहे थे हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज शुंग पुष्यभूति शुंग के बारे में। सबसे पहले ये शुंग काल में अब चलेगा हमारा कौन सा, शुंग काल चलेगा, शुंग काल। और इसमें सबसे पहला राजा कौन था, पुष्यभूति शुंग। पुष्यभूति शुंग ने क्या किया, वृहदर्थ को मार दिया और अपना वंश आगे बढ़ाया। ये 10 राजा होंगे शुंग काल में, ठीक है। और दूसरा इसका बेटा था पुष्यभूति शुंग के बाद आया अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र। और थर्ड नंबर पे था हमारा फर्स्ट पुष्यभूति शुंग, सेकंड अग्निमित्र और थर्ड पे था वसुमित्र, ठीक है। ये है, ये इसका बेटा था और ये इसका बेटा था। तो ये क्या हो गए, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों के टाइम में। दूसरी तरफ मैंने कल बताया था जो विदेशी अटैकर होंगे वो सबसे पहले कौन से होंगे, हिंद यवन, ठीक है। हिंद यवन उनको बोला जाता था, जो या इंडो ग्रीक भी इन्हीं का नाम था। हिंद यवन को ही क्या बोलते थे, इंडो ग्रीक बोलते थे। तो फर्स्ट पुष्यभूति शुंग और वसुमित्र के टाइम पे क्या हो जाएगा, विदेशी अटैकर आएंगे, हिंद यवन इन पे अटैक करेंगे, इंडिया में रहना शुरू कर देंगे ये, ठीक है। और ये क्योंकि पुष्यभूति शुंग ने किसको मारा था, वृहदर्थ को मारा था। वृहदर्थ उस टाइम पे कहाँ पे राज कर रहा था, उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। लेकिन इसे डर था कहीं पाटलिपुत्र के लोग मेरा विद्रोह ना कर दे, मुझे मार ना दे, क्योंकि मैंने उनके राजा को मारा है। इसलिए अपनी पुष्यभूति शुंग ने अपनी कैपिटल कहाँ पे चेंज कर ली, इसने विदिशा में, विदिशा या बेसनगर, बेसनगर ये कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ पे चेंज कर ली, किस डर से कि कहीं यहाँ के लोग विद्रोह ना करते, इसलिए इसने अपनी पाटलिपुत्र की जगह विदिशा या बेसनगर एक ही चीज़ है, एमपी मध्य प्रदेश में, इसने अपनी राजधानी चेंज कर ली। अब ये कहाँ लिखा है कि फर्स्ट और थर्ड पे अटैक होना शुरू हो गए थे, हिंद यवन आके इन पे अटैक करना शुरू कर दिया था। ये हमें कहाँ से पता लगा, ये हमें पता लगा है 2 बुक से। 2 बुक कौन कौन सी हैं, एक बुक का नाम है गार्गी संहिता और दूसरी बुक का नाम है महाभाष्य, ठीक है। इन 2 बुक्स में लिखा है कि इन दोनों राजाओं के टाइम पे क्या है, विदेशी अटैकर आना शुरू हो गए थे। अब ये बुक किसने लिखी है, महाभाष्य जो है एक योग गुरु, पतंजलि आज भी नाम चलता है ना, पतंजलि आप सबने नाम सुना होगा, तो ये पतंजलि गुरु हुए हैं, ये गुरु थे, फर्स्ट योग गुरु। बाबा रामदेव आज चलाते हैं ना योग, बाबा रामदेव योग सिखाते हैं और बाबा रामदेव की आज के टाइम पे भी क्या है, पतंजलि नाम से ही सब कुछ चलता है। कि पतंजलि क्यों रखा, क्योंकि इंडिया में सबसे पहला योग गुरु कोई था तो उसका नाम क्या था, पतंजलि। पतंजलि ने एक बुक लिखी थी महाभाष्य, और ये महाभाष्य किससे इंस्पिरेशन लेके इन्होंने लिखी थी। देखो जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने नंदवंश आपको पढ़ाया था, घनानंद और महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य के से पहले महापद्मानंद नाम का एक राजा था, महापद्मानंद ये राजा था। इसके टाइम पे एक गुरु हुए थे, पाणिनि गुरु हुए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी। इस बुक में इनकी जो बुक थी उसका नाम था अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय थे, इसमें 8 लेसन थे। और ये किस टॉपिक पे थी, ये थी संस्कृत की व्याकरण, संस्कृत की जो व्याकरण आज हम पढ़ते हैं, संस्कृत की व्याकरण, ठीक है। संस्कृत की व्याकरण की पहली बुक किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। और ये पाणिनि कब हुए हैं, ये महापद्मानंद के टाइम पे हुए। और महापद्मानंद कब था, जब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से भी पहले किसका राज था, महापद्मानंद का राज था। महापद्मानंद का बेटा हुआ था घनानंद, और घनानंद से मिलने ही चाणक्य आया था कि सिकंदर ऐसे ऐसे अटैक करने आ रहा है।
जब घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी और उसे वहाँ से निकाल दिया था। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा था, राजा बनाया और उस पर अटैक करके घनानंद को खत्म कर दिया था। ये घनानंद के फादर है महापद्मानंद। इनके टाइम में एक गुरु हुए हैं पाणिनि। इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था अष्टाध्यायी, और ये पहली संस्कृत की व्याकरण की बुक थी। और इसी बुक को पढ़ के आगे बहुत सालों बाद एक आदमी ने जन्म लिया जिसका नाम था पतंजलि। और ये किसके टाइम पे है? ये शुंग, पुष्यभूति शुंग के टाइम पे है। इसने इस आदमी से कि ये बुक को पढ़ा अष्टाध्यायी, और इस पे एक टीका लिखी। टीका क्या होता है? टीका होता है ये बुक उस जिस टाइम पे लिखी होगी उस टाइम की लैंग्वेज बहुत टफ रही थी, तो उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है एनालिसिस करके उस बुक्स के बारे में ही दूसरी बात इजी लैंग्वेज में बना के रखना। जैसे गीता का एग्जाम्पल ले लो, गीता जिस टाइम पे लिखी गई होगी स्टार्टिंग में वो बहुत टफ रही होगी, तो उस टाइम पे संस्कृत में लिखी हुई है। आज भी क्या है, हम लोगों को संस्कृत नहीं पढ़नी आती, तो इसका क्या है ट्रांसलेशन किस में कर दिया? हिंदी में लिख दिया, ताकि हम गीता को इजीली पढ़ सकें। तो टीका यही चीज़ होती है। पाणिनि ने जो बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, पतंजलि ने इस बुक के ऊपर एक टीका लिखी, और टीका लिखने के बाद इसने जो वो टीका लिखी उस बुक का नाम लिखा महाभाष्य। ठीक है, समझ में आ गया? पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी जो महापद्मानंद के टाइम पे है। पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य, अष्टाध्यायी के ऊपर टीका है। और ये पतंजलि किसके काल में है? ये शुंग काल में है। क्लियर हो गई ये चीज़? तो इस बुक में महाभाष्य में लिखा है कि फर्स्ट राजा और थर्ड राजा के टाइम पे एक बुक थी गार्गी संहिता और दूसरी थी महाभाष्य। इन दोनों बुक्स में लिखा है कि इन्होंने क्या है विदेश से अटैकर आए थे और इन पे अटैक किया था। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो दूसरा राजा है अग्निमित्र, इसके बारे में कुछ खास नहीं है। इसके टाइम पे कोई विदेशी अटैक तो नहीं आए, लेकिन एक आगे जाके बहुत बड़े ज्ञाता होंगे जिनका नाम आज भी हम जानते हैं, कालिदास। कालिदास के जब अभी तो अग्निमित्र है, शुंग वंश चल रहा है, शुंग वंश के बाद क्या है कणव वंश चलेगा, सातवाहन और विदेशी अटैकर आएंगे। उसके बाद आएगा गुप्त काल। गुप्त काल में एक आदमी जन्म लेगा जिसका नाम होगा कालिदास। ठीक है, कालिदास। कालिदास अग्निमित्र के ऊपर, इस राजकुमार के ऊपर बुक लिखेगा। अब देखो, जब तक कालिदास जन्म लेंगे जब तक क्या है ये मर चुके होंगे, अग्निमित्र मर चुके होंगे, क्योंकि अभी गुप्त काल आया भी नहीं है। तो इसके ऊपर एक बुक लिखेगी मालविक अग्निमित्र। क्या नाम होगा उस बुक का? मालविका अग्निमित्र। मालविक क्या है? मालविका कौन है? एक राजकुमारी है, और अग्निमित्र ये राजा है। तो इन दोनों के बारे में ये बुक लिखी है, और ये बुक कौन लिखेगा? कालिदास लिखेगा। लेकिन अभी कालिदास का जन्म नहीं हुआ है, जैसे आज हम जिंदा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ भगत सिंह की, भगत सिंह इस टाइम पे जिंदा थोड़ी है। अगर मैं उसे इंस्पिरेशन मान के अगर भगत सिंह के ऊपर या जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कोई बुक लिखूँ तो इस टाइम वो जिंदा थोड़ी है। इसी तरह इस टाइम तो अभी तो अग्निमित्र का काल चल रहा है, लेकिन अग्निमित्र मर जाएंगे और गुप्त काल आएगा। गुप्त काल में कालिदास जन्म लेंगे। कालिदास जब बात सोचेंगे तो कालिदास एक बुक लिखेंगे किसके ऊपर? अग्निमित्र के ऊपर। मालविक अग्निमित्र इस बुक का नाम है। इसके लिए बस यही एक इम्पोर्टेंट बात है, और बाकी इसके बारे में कोई भी खास बात नहीं लिखी हुई है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में बात हो गई। अब जो, क्योंकि ये जो शुंग काल चला, पुष्यभूति शुंग ने जो काल चलाया है, ये क्या है? ये ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण है तो ये क्या करेंगे? ये यज्ञ करवाएंगे, ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और यज्ञ के उस टाइम पे यज्ञ करना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण थे। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ कितनी बार करवाया इसने? एक बार करवाया। दूसरा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ ये कितनी बार करवाया इसने? 2 बार करवाया। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? राजसूय यज्ञ क्या होता है? राजसूय यज्ञ तो क्या होता है, देखो जब कोई भी राजा बनता है उसका तिलक वगैरह मुकुट वगैरह जो पहनाते हैं, कोरोना में रामायण और महाभारत सबने देखी होगी। तो जब राज्याभिषेक किया जाता है तो क्या होता है? राजसूय यज्ञ होता है। अब हो गया अश्वमेध यज्ञ। इसे मोस्टली अश्वमेघ बोलते हैं। ये अश्वमेघ नहीं, अश्वमेध है। अश्व क्या होता है? घोड़ा, और मेघ क्या होता है? बलि, यानी घोड़े की बलि देना। अश्वमेध यज्ञ करवाया इसने 2 बार। अब इस अश्वमेध यज्ञ में क्या है? देखो, मान लो एक राजा है, ये राजा है कोई भी, तो इसने यज्ञ करवा के घोड़ा छोड़ देता है। रामायण जिसने देखी होगी वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उसे। तो मान लो ये अलग अलग राजा हैं, तो ये क्या चलेगा? ये BCDEF ये इतने राजा हैं। ए राजा है, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और इसने यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा छोड़ देता है।
वो घोड़ा चलता चलता इस राज्य में जाएगा। अगर इसके मंत्रियों ने, इन सबको पता है कि ऐसे ऐसे ए राजा ने यज्ञ करवाया और उसने एक घोड़ा छोड़ा है, अगर ये घोड़ा इसको क्रॉस करके चला गया तो इसका मतलब जो बी जगह पे जो राजा है वो ऑटोमेटिकली मान लेगा कि ए राजा मेरे से ताकतवर है और मुझे उससे नहीं लड़ना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, इसको अपने से सुपीरियर मान लेगा। अब ये घोड़ा सी के पास चला गया, सी ने भी इस घोड़े को नहीं रोका, ये आगे बढ़ता, जहाँ जहाँ से घोड़ा जाएगा बिना लड़े ये सारे के सारे किसके अधीन हो जाएंगे, ए की अधीनता ये स्वीकार कर लेंगे। अब ऐसे चलते चलते मान लो ई के सैनिकों ने, ई के जो सैनिक है वहाँ पे उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया। तो घोड़ा पकड़ने के बाद तो जो सैनिक होते थे, घोड़े के साथ ना सैनिक भी होते थे, ये सैनिक जाएंगे ए के पास कि भाई एफ के लोगों ने क्या है, घोड़े को रोक लिया है। तो ये लड़ने के लिए यहाँ आएगा, इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी, ठीक है। लड़ाई होने के बाद जो जीतेगा वही सुपीरियर होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या था, घोड़े को आराम से जाने दिया था, इन्होंने लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं, इन्होंने ऑटोमेटिकली अपने आप किसको सर्वश्रेष्ठ मान लिया कि हमसे भी ताकतवर ए है। तो ये जब रामायण आपने देखी होगी कोरोना में अभी, तो लव और कुश ने घोड़ा रोका था राम का। और ऐसे भी बोला जाता है कि ये जो घोड़ा जो चारों तरफ से घूम के आता था, सारे इतने राज्यों को जीत के आता था, जब ये वापस यहाँ पहुँचता था इस घोड़े को मार के खाया जाता था, इस घोड़े की बलि दी जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या है, अश्वमेध, घोड़े की बलि। ये समझ में आ गया, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इसने ये दो, एक बार राजसूय यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ इसने 2 बार करवाया था। उसके बाद है ये शुंग काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, ठीक है, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना। अशोक ने तो जैसे क्या था, शिलालेख अभिलेख लिखवाए थे। अब इनके बारे में शुंग काल के इतने राजा हुए, हमें कैसे पता लगा, तो शुंग की जानकारी किससे मिलती है, 2 बुक से मिलती है। हमें 2 बुक मिली शुंग की जानकारी, 2 बुक्स मिली हैं। एक बुक्स का नाम है अयोध्या अभिलेख, ठीक है, अयोध्या अभिलेख। इसमें पता लगा हमें कि भाई ऐसे ऐसे एक पुष्यभूति शुंग नाम का राजा था और उसने, वो ब्राह्मण था और इसने ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये सारी इन बुक में लिखी है। और दूसरी बुक थी दिव्यावदान, दिव्यावदान बुक, ये बौद्ध धर्म की बुक है। ये कौन से धर्म की है, ये बौद्ध धर्म की बुक है, बौद्ध धर्म। इस बुक में लिखा है, दिव्यावदान में ये सारी बातें इन दोनों बुक्स में लिखी है, लेकिन दिव्यावदान बुक ये कहती है कि जो पुष्यभूति शुंग था ये बौद्ध धर्म से बहुत चिढ़ता था और ये सिर्फ ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाता था और ये बौद्ध धर्म बौद्ध विरोधी था और बौद्ध धर्म से बहुत ही नफरत करता था। लेकिन ये दिव्यावदान किसकी बुक है, बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म वाले क्या है, अपनी बुक्स में दूसरे की बुराई लिखेंगे, अपनी अच्छाई लिखेंगे, लेकिन इसका एक अपवाद है। दिव्यावदान बुक में जो लिखा है कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। दूसरी तरफ हमें दूसरी बुक्स में ये भी देखने को मिला कि इसने, पुष्यभूति शुंग ने, जो ब्राह्मण था जिसको ये बुक बौद्ध विरोधी कहती है, इसने क्या है, एक सांची का स्तूप था, सांची का स्तूप, ये कहाँ पे था, MP मध्य प्रदेश रायसेन नाम के जिले में, रायसेन में, ठीक है। देखो मैंने बताया था बौद्ध धर्म जब आपको पढ़ाया था तो स्तूप ऐसे होते थे, ऐसे यूँ टोन टाइप के होते थे और इसमें महात्मा बुद्ध का कोई भी नाखून वगैरह, बाल वगैरह जो मिल जाता था या बोधिसत्व का मिल जाता था तो यहाँ रख देते थे और इसके चारों तरफ क्या करते थे, बाउंड्री कर देते थे ताकि ये सेफ रहे। ये बाउंड्री जो है ना उस टाइम पे लकड़ी की बनाई जाती थी। ये सांची का स्तूप था, सांची का स्तूप सबसे फेमस है आज भी, सांची का स्तूप, ठीक है। तो जिस टाइम पे महात्मा बुद्ध रहे होंगे या उनके मरने के बाद जब ये स्तूप बनवाया गया था तो ये स्तूप बनवा के इसके चारों तरफ लकड़ी की बाउंड्री करवाई गई थी। जब शुंग का, पुष्यभूति शुंग का राज आया और ये राजा बना तो इसने देखा कि इस स्तूप के चारों ओर जो ये लकड़ी है ये गल चुकी है। लकड़ी तो क्या है, टाइम के साथ साथ खराब हो जाती है ना, तो बारिश की वजह से, धूप की वजह से ये लकड़ी एक खराब हो गई थी। तो इसने क्या किया, पुष्यभूति शुंग ने इसके लकड़ी के इसको हटवा के और यहाँ पे पत्थर की बाउंड्री करवा दी ताकि ये क्या है, सेफ रहे। अगर अब देखो बुक में लिखा है इसमें कि ये बौद्ध विरोधी था, बौद्ध की चीज़ों को सबको तोड़ता था, लेकिन अगर इतनी ही नफरत इसे बौद्ध धर्म से होती तो ये इसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं करवाता और इसने एक स्तूप भी बनवाया, बाउंड्री ही नहीं करवाई, एक बरहुत का स्तूप ये भी इसने बनवाया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती हैं कि इसने, अगर ये इसे नफरत करता बौद्ध धर्म से तो ये 2 चीज़ें इसे बनवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन इसने बनवाई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ में, इस बुक में क्या है, थोड़ा बहुत झूठा या बड़ा चढ़ा के बताया गया है कि ये बौद्ध विरोधी था, लेकिन ये 2 चीज़ें इसकी अपवाद हैं कि ये बौद्ध विरोधी नहीं था। अब इसी टाइम में क्या है, इनका राज चलता रहा, इसमें 10 राजा हुए हैं। जब 9th राजा आया,
फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में मैंने बता दिया, बीच में भी ऐसे चलते रहे। जब 9th राजा था उसका नाम था भागभद्र। 9th जो राजा था भागभद्र इसका नाम था, ठीक है। इसके टाइम में विदेशी, मैंने बताया था ना, जो फर्स्ट और सेकंड, इनके जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड राजा थे, फर्स्ट और थर्ड के टाइम में कौन आए थे? हिंदी यवन आए थे या इंडो ग्रीक। हिंदी यवन, इन इंडो ग्रीक और हिंद यवन में एक राजा हुआ, इनके वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था इसका? हेलियोडोरस। तो ये हेलियोडोरस इस 9th राजा के टाइम में इसके पास जाता है और इससे परमिशन लेता है कि जी मैं आपके यहाँ पे, एमपी में है ना, ये मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी बना रखी है, तो यहाँ पे मैं एक स्तंभ लगवा दूँ। अब भाई ये इसने इससे पूछा कि तुम क्यों लगवाओगे, तो इसने बोला मैं आपके धर्म में, जो आपका धर्म है ब्राह्मण धर्म है, क्या करना है, मुझे स्तंभ लगवाना है। यहाँ पे हेलियोडोरस ने क्या है, गरुड़ स्तंभ लगवा दिया। स्तंभ कैसे लगवाते थे? अब ऐसे ये, और यहाँ पे किसी भी जानवर की ऐसे मूर्ति बनवा देते थे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे? गरुड़ स्तंभ बोलते थे। तो इसने, हेलियोडोरस ने 9th राजा भागभद्र के टाइम पे इसके दरबार में आके इसकी परमिशन लेके, एक विदेशी ने अपने इंडियन राजा से परमिशन लेके यहाँ पे क्या लगवाया? एक गरुड़ स्तंभ लगवाया, ठीक है। गरुड़ स्तंभ लगवाया। ये हेलियोडोरस कौन है? ये इस वंश का, जो विदेशी इंडिया में आके बस चुके हैं, इधर का राजा। उसके बाद आया 10th राजा। 10th राजा का नाम था, क्या था? देवभूति, ठीक है, देवभूति। अब ये 10 राजा हो चुके हैं, देवभूति नाम के राजा राज कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी आता है और इसको, देवभूति को मार देता है। देवभूति को किसने मारा? वासुदेव ने। वासुदेव नाम का एक आदमी आता है और इसने क्या किया? देवभूति को मार दिया। और ये कौन से वंश का था? ये कणव वंश का था। इसके बाद वासुदेव ने जब देवभूति को मारा तो उसके बाद चला कणव वंश। कणव वंश, शुंग वंश क्या है? खत्म हो गया। अब क्या चलेगा? कणव वंश चलेगा। कणव वंश में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने कुछ भी खास नहीं किया। इसके बस 4 राजा हुए और इनके 4 राजा के बाद जो 4th राजा था उसको भी किसने मार दिया? एक दूसरे आदमी ने मार दिया। अब ये जो 4 राजा थे, कणव वंश के 4 राजा, सबसे पहला राजा था कौन था? जिसने वासुदेव को मारा, वासुदेव। कणव वंश का फर्स्ट राजा कौन था? वासुदेव, जिसने किसको मारा था? देवभूति को। वासुदेव के बाद कौन आया? भूमिदेव, ठीक है, भूमिदेव। भूमिदेव के बाद कौन आया? नारायण। नारायण, और नारायण के बाद जो 4th राजा था, जो 4th राजा हुआ है उसका नाम है सुशर्मन। सुशर्मन, ये लास्ट राजा था सुशर्मन। सुशर्मन को किसने मार दिया? एक सिमुक नाम का आदमी था, सिमुक, जिसका नाम क्या था? सिमुक। इसने क्या है? सुशर्मन को मार दिया। और ये सिमुक कौन से वंश का था? ये सातवाहन वंश का राजा था, सातवाहन, ठीक है। तो सिमुक सातवाहन वंश, जो ये सिमुक था ये सातवाहन वंश का था। तो इसने सुशर्मन को मार दिया और सुशर्मन को मारते ही कौन सा वंश खत्म हो गया? कणव वंश खत्म हो गया। तो अब क्या चलेगा? सातवाहन वंश चलेगा। सातवाहन वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको शुंग वंश और कणव वंश दोनों समझ में आ गए होंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।